अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागु लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं मुनी बासिर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और बाहर बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, उससे भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। बारिश हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है बाहर। और जब मैं ऑफ़िस भी आ रही थी तो बहुत से लोग भी, जिस तरह मैं ऑफ़िस के सफ़र में थी, बहुत से और भी लोग ऑफिस के सफ़र में थे। कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, यूनिवर्सिटी भी कुछ बच्चे जा रहे थे। तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए जब मैं आ रही थी तो मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है, सड़क पर जब हम निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं। आज मैंने ये देखा है कि जनाब बारिश बरस रही है। कुछ लोग हैं जो खिड़की से बाहर देख रहे हैं नज़ारा और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दबाजी में मुझे नज़र आए हैं, जो शायद घर से लेट निकले हैं और अब जो है ना, अब वो इतनी जल्दी में हैं अपने सफ़र के अंदर और सड़क के ऊपर कि उनका बस ना चले कि वो अपने गाड़ी को या फिर अपनी जो बाइक है उसको ना हवाई जहाज़ बनाकर ऑफिस पहुंच जाए या अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अब मैं उन सब लोगों से मुखातिब होना चाहूँगी क्योंकि ये ना बड़ी गलत प्रैक्टिस है। इससे नुकसान सिर्फ हमारा आपका ही होगा। मतलब हम सड़क पे है ना, एक्सीडेंट होंगे, आपका नुकसान होगा, ज़ख़म आपको आएगा, खुदा ना खास्ता इंजरी आपको होगी। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट भी है और उनसे गुजारिश भी है कि जनाब आपने ख़ास तौर पर ये वाला जो मौसम है ना, जब बारिश बरस रही होती है और हमें पता होता है कि जी हम अब घर से बाहर निकल रहे हैं या ऑफिस जाने के लिए सुबह रेडी हो रहे हैं, तो बाहर का मौसम किस तरह का है। यहाँ तो बारिश बरस रही होती है, यहाँ फिर बरसने वाली होती है। चले अभी अगर नहीं बरस रही तब तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होता है कि हम नेक टू नेक अपना टाइम टेबल जो है ना उसको जो है ना मेंटेन कर लें या उसके अकॉर्डिंगली निकलें। लेकिन अगर बारिश बरस रही है तो तब आप थोड़ी सी कोशिश किया करें कि जल्दी निकल आएँ घर से। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जल्दी निकल आएँ, ताकि बाहर बारिश हो रही है, ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा कह लें कि जैम हो जाती है, सुस्त रफ्तारी का शिकार हो जाती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा ये कि फिसलन हुई हुई होती है, स्लिपरी रोड्स हुई हुई होती हैं, उसके ऊपर इतनी तेज़ गाड़ी है, इतनी तेज़ मोटर बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जल्दी मैंने आज भी देखा है कि मोटर बाइक वाले इतनी तेज़ी से बाइक चला रहे होते हैं, खुदा न खास्ता आपकी बाइक स्लिप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आप अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसलिए देर से पहुंचे लेकिन अच्छे से पहुंचे। आप ज़िंदगी है तो मेरे ख्याल से आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। तो उन तमाम तर लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बेशक आप जल्दी निकल आएँ, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकल आएँ, लेकिन आराम से अपने सफ़र का आगाज़ किया करें और सफ़र में रहा करें। तो ये बड़ी ज़रूरी है। बड़ी जल्दबाज कौम हम बनते जा रहे हैं और पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है हमारे अंदर। तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्कआउट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे ना। तो उसके लिए आपका वर्कआउट करना और फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा वर्कआउट जो कि आपकी बोन्स के लिए आपकी मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी हड्डियों में दर्द रहता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स रहते हैं, ये दर्द रहता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर है इसलिए हम शायद वर्कआउट नहीं कर सकते। या इर्द गिर्द के लोग ना ये आपके जहन में डाल देते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर है, तुम्हें पट्ठों में खिंचाव है, तुम्हें मसला है, तो तुम वर्कआउट ना करो, तुम जिम ना जाओ, तुम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? और दूसरा कि 30 के बाद, जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आपके मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप किस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। फिटनेस ट्रेनर हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आज हमने मसल्स के हवाले से, बोन्स के हवाले से बात करनी है कि उसके लिए कौन कौन से वर्कआउट हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं भी बात कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बोन्स थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, असाबी तनाव होता है, तो उनके इर्द गिर्द लोग उनके ना माइंड में डाल देते हैं कि जी तुम्हारे तो पहली हड्डियाँ कमज़ोर है, पट्ठे कमज़ोर है, तो तुम्हें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है
और ज़्यादा मसला हो जाएगा या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ऐसे लोगों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए? ये आप मुझसे पूछ रही हैं उनको बताना है। हाँ अच्छा, जी। बहुत से ऐसे मिथ भी है और आई थिंक कि वो कह ले कि एक एंजाइटी में भी चले जाते हैं बोन्स। अब उसमें उनका क्या कसूर है कि अगर बोन्स वीक है, मसल वीक है, अब उनको सपोर्ट करें ना कि उनको डिसहार्ट करें। अब सपोर्ट अगर हम करते हैं, अगर मैं अब पर्सनली कहता हूं कि अच्छा उनको चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए? उनके जो मसल के फाइबर्स हैं ऊपर और उनकी जो बोन्स हैं, अब उनको स्ट्रॉन्ग करने का फर्स्ट स्टार्ट होगा हमारी डाइट से। हमारी डाइट में गुड फैट चाहिए। अब ये वो वाली सैचुरेटेड फैट नहीं, गुड फैट हमें चाहिए। अब वो फैट हमारे बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगी। सेकंड, उसमें जब जिम ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जाके फौरन आपने वेट ट्रेनिंग की तरफ चले जाना है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जाके फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। सिंपल, सब ने सुना होगा कि प्लैंक एक वर्कआउट है। अब वो कहते हैं अच्छा यार स्टिफ होके रहना है, इसका क्या फायदा है इतनी देर, इसका क्या रिजल्ट आएगा? आफ्टर 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप शिवर होना शुरू हो जाएंगे। अब उसमें ये जो बेस्ट एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज है कि उसको आप स्टिफ रह के डिफरेंट फॉर्म्स में अपना स्टेमिना चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरी बोन्स और मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। अब इसमें सवाल एक ये आता है कि किस एज में है, टीन एज है, यंग है या मैच्योर है। अगर हम बात करें टीन एज की तो उनको ये करना चाहिए और उनकी डाइट में गुड फैट होना चाहिए जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, बोन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए गुड फैट्स में क्या क्या आ जाता है ये भी बता दें। देखिए, जिस तरह टीन एज एक पर्सन है वो उसमें ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में रख सकता है। उसके अलावा बटर का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। अगर पीनट बटर अगर सूट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं करता, मैं अगर कह देता हूँ तो अच्छा रेमान भाई ने बता दिया तो एलर्जी होती है बहुत से लोगों को, कुछ होता है तो वो ना यूज करें। उसके अलावा फिश ऑयल कहीं से भी मिल जाता है, आगे विंटर भी है तो फिश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बोन स्ट्रेंथ के लिए। वैसे तो विटामिन डी या कैल्सी डी इस तरह की काफी चीजें में भी तो मिलते हैं ना हमें, हेल्दी ऑयल्स उसमें भी मिलते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि अच्छा जी अभी समर चल रहा है तो हमें ये नहीं लेना, तो आप फ्यू एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, कुछ बादाम आप ले सकते हैं। अगर उन्होंने आगे और नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, लाइट वाला एक होता है, थिक होता है, लाइट वाला लेके खुद अपने जॉइंट्स को उसको थेरेपी करनी है, मसाज करें। एक रफली आपने करना है, वो स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। देन आफ्टर उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये थेरेपी प्रोसेस में आ गया। तो ये करना, इन चीजों को लेके चलना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, यंग होने के बाद आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। कभी ये हो गया आफ्टर 30 तो आजकल वैसे ही ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। देखिए, आफ्टर 30 एक नेचुरली एक प्रोसेस है। आप आफ्टर 30 क्रॉस करते हो, आपका मसल लूज होना शुरू हो जाए। एक डेकेड्स में आपका 10% मसल आपका बॉडी से लूज होता है। अब इस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिकली सार्कोपीनिया। अब इसमें आपका मसल लूज होता है। हम ये कहते हैं कि पता नहीं हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, शायद यही होना है। नहीं, अगर ये प्रोसेस है तो आपने इसको मेंटेन कैसे करना है? आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट, आपने स्कैपुला बोन, अच्छा, आपका C5 नेक की 5वीं हड्डी, L5 आपकी कमर की 5वीं हड्डी, पटेला बोन आपका जॉइंट, नी कैप, इसको आपने ट्रेन करते रहना है, एक्टिवेट मोबिलिटी के अंदर रखना है इसको। आपके मसल के ओवरऑल 4 मैंने बताए हैं, इनकी डिफरेंट एक्सरसाइज, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं और साथ साथ जो मूवमेंट है, जो एक्टिविटी है, वर्कआउट है, वो भी आप हमें साथ साथ करके बता दें। देखिए, आफ्टर 30 मसल लूज होता है, मसल लूज नहीं होता, मसल आपका कम हो रहा होता है। सार्कोपीनिया मैंने उसका नाम बताया, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब यही नहीं कि अगर एज बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं करना। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपने मसल को डेली बेसिस, कोई भी 30 से ऊपर जा रहा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, आप उसको फोर्स करें कि जाके या कुछ भी वर्कआउट करे, चाहे वो योगा करे, जरूरी नहीं कि वेट ट्रेनिंग करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप जाके आपने इसको करना है। अब इश्यूज क्या होते हैं, आपने किन किन मसल को मेजर हिट करना है। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि स्कैपुला बोन, C5 आपकी नेक की 5वीं हड्डी, इसको आपने ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है, मैं आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए बताता हूं। फर्स्ट, जिसमें आपके, जिसको ब्लेडर भी कहते हैं, स्कैपुला बोन भी है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको आपने मेडिकेटेड, आप कह लें कि एक वर्कआउट थेरेपी, इसको आपने लेके चलना है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताता हूं, स्ट्रेट आर्म करने हैं जिसमें आपके स्कैपुला बोन आपका मूव करे।
अब इसमें मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो ये मेरी बोन्स एक्टिवेट हो रही है। C5 आपका कनेक्ट होगा ट्रैप्स मसल्स पे, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं यार कॉलर बहुत अच्छे हैं, कॉलर बने हुए हैं। ये आ गया C5, नेक की 5वीं हड्डी। इसका वर्कआउट मैं बाद में बताता हूं, लेकिन फर्स्ट स्कैपुला बोन। इसको मूवमेंट में आपने लेना है, वाटर बॉटल आप ले सकते हैं। देन आपने बैक पे आपने प्रेस करना है, चेस्ट फ्रंट पे हिट होगा, देन इसको बैक पे। अब इसको साइड मूवमेंट में बताता हूं, इसकी मूवमेंट बनेगी, आपके स्कैपुला बोन पे हिट होगा नॉर्मली। अब जिम में नहीं पता चलता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ इसी काम के लिए जाना है, खुद को एक्टिवेट करने के लिए। ये फ्यू एक्सरसाइजेस जो पैकेज है ये मैं बताऊंगा, इसको आप चाहे डेली बेसिस आप लेके चलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आपने 15 रैप्स रखने हैं। अच्छा। पहले आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस बैंड मिलता है, हाँ। पहले वक्तों में मैं भी करता रहा हूँ, स्प्रिंग्स मिलते थे एक स्ट्रेच करने के लिए। ये स्पेशली इसी काम के लिए है। अगर रेजिस्टेंस बैंड किसी भी जिम में चले जाएं आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उसको आप स्ट्रेच करें, होल्ड करें, देन कम बैक। होल्ड करना है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, आपने उसकी पावर को कंट्रोल करना है, होल्ड करना है आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि आपका जब सार्कोपिनिया प्रोसेस से आप गुजरेंगे, मसल स्ट्रेंथ, मसल मास और मोबिलिटी ये कम होती जाएगी, लेकिन आपने इसको रिपेयर करना है, एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फ्रंट चेस्ट अप, चिन अप, बॉटल भी ले सकते हैं। अगर जिम में जा सकते हैं तो 1 kg 2 kg डंबल्स ले सकते हैं। ये रिहैबिलिटेशन वर्कआउट है आपके मसल को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, इसको आपने कॉलर बोन लेवल डाउन और स्ट्रेट, हम इसको कहते हैं इंक्लाइन रोइंग आपने करना है। इंक्लाइन रोइंग। और ये किस मसल को टारगेट कर रहा है? ये हमारे स्कैपुला बोन। जब हम नॉर्मली बैक वर्कआउट करते हैं तो हमारे टारगेट करेगा इसको, स्कैपुला बोन को। क्योंकि आज मेडिकेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, और ये नॉलेज के लिए कि मैंने सिर्फ खुद को फिट रखना है, तो वर्कआउट क्या किया जाए, स्ट्रेंथ भी आए और मसल एक्टिवेट भी हो जाए। 15 रैप्स लगाने हैं। इसमें बैक आपने डाउन नहीं करनी। ओके, कंपल्सरी है। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप फ्रंट चिन अप, बैक में आर्च होना, चिन अप, फ्रंट चेस्ट अप। जैसे आप फ्रंट चेस्ट अप करेंगे तो बैक में आर्च आ जाएगा। देन आप मूवमेंट होल्ड विदाउट वेट है, आपने बॉटल या वेट कर सकते हैं। ओके, होल्ड 15 रैप्स आपने करने हैं, ये स्पेशली स्कैपुला बोन के लिए। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हम करते हैं, मैंने आपको बताया C5 कॉलर बोन और L5 L5 वो बैक वर्कआउट में आ जाएगा। C5 को हम फर्स्ट करेंगे ट्रैप्स। हम कहते हैं जी कॉलर बहुत अच्छे है, आपका शोल्डर बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें ये भी सारी एक्सरसाइज आती है। फ्रंट रेज एक्सरसाइज करनी है आपने 1 by 1, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। वेट अगर नहीं, रेजिस्टेंस बैंड उसको पाँव में रख के आप कर सकते हैं, बॉटल को आप होल्ड कर सकते हैं, कोई भी है जो इजी अवेलेबल है। देन आप हेड लेवल को क्रॉस आपने करना है। ओके, साइड मूवमेंट, जैसे आप हेड लेवल को क्रॉस करते हैं तो ये वाला मसल एक्टिवेट होता है। हमें इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वर्टिगो, डिफरेंट इशू, नेक भारी हो गया है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन आ चुका है, मसल स्टिफ हो चुका है, कोई वेसल्स डैमेज हो चुका है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए। ओके, नाउ आपके ये साइड मूवमेंट चलेगी। ठीक है, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 15 ईच साइड आपने करने हैं। 15 3 सेट्स आपने करने हैं, इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्सरसाइज आपके ट्रैप्स, C5 स्कैपुला बोन, उसको एक्टिवेट। और ये यंग जनरेशन तो कर ही सकती है, यंगस्टर्स कर ही सकते हैं, ये आफ्टर 30 वाले भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, देखिए हमारे आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है उन पर्सन्स के लिए कि जो सिर्फ फिटनेस चाहते हैं। हम कहीं भी बैठ के ऑफिस में कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये कंप्लीट पैकेज जो आज की सारी ट्रेनिंग्स हैं उसको लेके चल सकते हैं, उनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि L5 आपने देखा को जनरली सबको इश्यूज है जो ऑफिस में बैठते हैं। वो मसल आपका वेसल्स आपके वहां पे डैमेज है या नर्व आपकी कोई डैमेज है, उसको एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। अगर आप L5 को एक्टिवेट रखते हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिसमें स्क्वाट्स सबको पता है। स्क्वाट्स सिंपल, आप ना नी लेवल, आपका फुट फिंगर सेम पोजीशन पे हो। अब इसको मैं साइड मूवमेंट्स में बताता हूं। ओके, माय नी पोजीशन, फुट फिंगर सेम लेवल। इसको आप जरा सा इधर उधर करोगे तो नी में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, ये रॉन्ग है। सिंपल हम देखते हैं कि हमने कर लिया।
नी एफ फुट फिंगर्स, ओके नाउ डाउन। फ्रंट आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। नाउ 90 डिग्री बॉडी बैंड, ओके। देखते हैं कितनी देर होल्ड करना है, लेकिन होल्ड नहीं करना, हमने अप एंड डाउन जाना। नाउ आप स्लोली डाउन। अगर L5 में इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर शाटिका का भी इशू आएगा, आपके हिप में, आपके लेग्स में पेन वगैरह रहेगी। आप इमेजिन करें, मैं एक पेशेंट्स को मिला तो अच्छा था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ था, कहते रहमान भाई पेन नहीं जा रही, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप ऐसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो तो ये पेन वगैरह दूर हो जाएगी। 15 रैप्स आपने करने डाउन, हाथ आप स्ट्रेट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, जैसा आपको दिल जाए। ओके नाउ डाउन 1 10 to 15 reps 2 3 ओके एक मैं वो लगाऊंगा, बाकी आपने लगाना। ओके 4 ठीक है। लेकिन रहमान, अगर ये दौरान वर्कआउट हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसके जो बिगनर्स होते हैं या फिर इवन दो के नहीं भी कभी ध्यान रहता, जो बड़े एक्सपीरियंस भी होते हैं, इंजरी हो जाती है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? या बेल्ट्स जैसे लोग पहनते हैं वो पहननी चाहिए, या क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? देखिए, सबसे जो हो जाता है इशू, कोई ऐसी बात नहीं है शुरू में, मुझे भी आप ये मत समझे कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ तक सब कुछ ठीक लेके चलाऊँ, हो जाता है। लेकिन आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आपने जिम जाना है तो आपके पास बेल्ट हो, ईजी मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी टेप किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, तकरीबन 100-200 रुपए तक आती है। वो अपने पास रख लेनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है या कोई इश्यू हो सकता है, तो सबसे पहले आपने चेंज ये करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बैक में स्टिफनेस आ गई है या कुछ ऐसा खिंचाव पड़ गया, तो वहीं पे ट्रेनिंग रोकते नहीं। कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद बहुत ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। वहां पे आप रोक दें और 1 वीक तक उस एंगल को आपने नहीं करना। आप उसके अल्टरनेट डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, मशीन्स कर सकते हैं। अगर फ्री, क्योंकि होता फ्री हैंड में, फ्री हैंड को आपने 1 वीक के लिए क्विट कर देना है, लेकिन उसके अल्टरनेट डिफरेंट मशीन्स होंगी, उसको आपने करना है। बट फौरी जैसे मैं जिम चला गया हूं, मुझे कोई इश्यू हो गया, तो आपने फौरन फिजियोथेरेपी टे, आपको पता है कि स्प्रे भी मिल जाते हैं, वो अपने बैग में रख सकते हैं इमरजेंसी। मेरे पास पूरी किट पड़ी हुई है, जब मैं जाता हूं कि हो सकता है कोई वजह बन सकती है, किसी की वजह बन सकती है, तो बेल्ट, ये चीजें आपने लगा के रिलैक्स हो जाना, अपने मसल को रिलैक्स कर देना, कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना। 1 दिन की ब्रेक लें, देन आफ्टर डिफरेंट मशीन्स आपने करनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपने फिर दोबारा फ्री हैंड ट्रेनिंग में आना है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट में आपने क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशन बेंच होता है, इंक्लाइन शेप में बना होता है, नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं फ्री हैंड कैसे कर सकता हूँ? इसको हम फुट पोजीशन क्लोज, बैक पे हम बार भी रख सकते हैं। अगर बार नहीं तो दोनों हाथ बैक हेड पे लेके जा सकते हैं। इसमें कंपल्सरी ये है, लेग थोड़ी सी बेंड होंगी, बैक में आर चाहिए, दोनों हाथ बैक पे, फ्रंट चेस्ट अप, देन स्लोली डाउन। ये डायरेक्ट प्रेशर मेरे डाउन बैक पे आया है विद ग्लूट्स कनेक्टेड मसल्स। इसको हमने हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। ये आपके L5 के मसल को स्ट्रेंथ करेगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग। आपकी तो इतनी ज्यादा वो हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा वो तो नहीं इतना ज्यादा नीचे जा सकते हैं। नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? ये देखिए, मैं आपके सामने अभी मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन इस तरह ट्रेन कर रहा हूँ कि जैसे आई एम बिगनर, ओके, तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो मैं समझे कि मैं फर्स्ट डे जिम में आया हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरा टीचर मुझे क्या बता रहा है, तो इसलिए ऐसे करना है आपने, और गलती नहीं करनी है आपने। फेस स्ट्रेट, फुट पोजीशन क्लोज, चिन अप, इस बात का ख्याल रखना। बैक कर्व नहीं होनी चाहिए, आर्च आनी चाहिए। और अगर कर्व हो जाएगी, ये भी बता देना कि क्या मसला हो सकता है उनके साथ। क्यों इतना बैक पे आपने वजन डाला, आगे बेचारी वो जल्दी आगे शोल्डर डाउन हो जाएगा, तो इसको आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, तो मैं अपने क्लाइंट बैक के साथ आपने करनी है ये चीज़। ओके, फेस टू फेस देख लेते हैं। ओके, नाउ डाउन, ओके, नाउ मूवमेंट। हाइपर एक्सटेंशन होता है, वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बेस्ट एक्सरसाइज है। आपकी बैक में फैट हो जाती है, या L5 को एक्टिवेट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ
रॉड रख सकती हैं, आप पीछे बार रख सकते हैं, इस ठीक तरह है। होल्ड करके आप डाउन हो सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे पास हाथ है ना, कर लेते हैं। ओके, नाउ मूवमेंट, ओके, फेस अप, फेस डाउन करोगे तो बैक टोटल आपके जो है ना ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है। तो इसको स्लोली स्लोली 10 to 15 15 रैप्स रैप्स आपने करने हैं। कोई जल्दी नहीं करना, हर मसल को कंसंट्रेशन के साथ। स्क्वीजिंग, 2 वर्ड्स हम यूज करते ठीक है। हैं इस फॉर्म। स्क्वीज मतलब आपने मसल को फील करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम टेक्निक को कहते हैं न्यूरोलॉजिकली ओवरलोड ऑन योर मसल। मेरा माइंड जिस ट्रेनिंग के लिए है वो वहां पे वो होगा। उसी, जैसे हाँ, मैं muscle के बाइसेप ऊपर कर रहा हो, हूँ, ठीक ये है। नहीं कि मैं देख रहा हूँ अच्छा राइट वाला फोकस्ड क्या कर होके रहा है, आपने करनी है। फोन ठीक मेरा है। आ गया, राइट वाला ओके। क्या क्या, तो ये काम नहीं करना। ठीक आपका है। फोकस होना चाहिए। रिजल्ट आपको 1000% मिलेंगे, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते, सही फोन पे लगे रहते हैं ना, ठीक है। और दूसरा ये भी हमें लास्टली रहमान बता दें कि अगर इंजरी आ जाती है, जैसे आपने बताया कि इस तरह की इंजरीज आ जाती हैं तो उसके लिए आपने क्या एहतियात बरतनी है, लेकिन अगर ये वर्जिश की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से इंजरी आ गई तो वो कितनी देर में रिकवर हो जाती है, कितने दिनों में रिकवर हो जाती है अगर कह ले तो? 1 दिन लगता है। 1 दिन के अंदर? 1 दिन हो जाता है, लेकिन होना क्या होता ये है, हो गई है इंजरी, हाँ। वजह बन गई है, वो क्या कहते हैं यार थोड़ी सी, क्योंकि बॉडी उस वक्त वार्म होती है, हाँ। उस वक्त जितना भी हिट करो ना कोई वो फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ा जब वो होता, मसल exactly। ठंडा होता है ना, कहता है बेटा तू आजा, अब तू बिस्तर पे लेटा है ना, तो अब आजा। तो इसलिए आपको लगा कि हो गया, आप वहीं पे स्टॉप कर दो। जैसे मैं रोइंग कर रहा हूँ, मेरा सेकंड रैप है तो इशू हो गया, तो मैं करूँगा अच्छा यार बाकी तो 8 मैं पूरे कर लूँ, इतना नहीं करना भाई, बहुत पेन होती है। तो आपने वहीं पे रोक देना। आपके पास आई थिंक 1000-1500 में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके ठीक पास किट में हो, बेल्ट आप पहन ले, फिजियोथेरेपी टेप लगा ले, नहीं तो स्प्रे करके बैठ जाएं। उसके बाद आराम से घर जाएं, कूल डाउन हो, 1 दिन की ब्रेक दें, उसके बाद रिकवरी हो जाएगी। अगर उसी पे दोबारा हिट करेंगे तो 1 वीक कंफर्म आपका जाएगा। ठीक है, उसको मतलब वो अगर आपको जिस पोस्चर की वजह से, जिस एक्सरसाइज की वजह से इंजरी हुई है तो वो 1 दिन या 2 दिन की ब्रेक हाँ, ले लें, maximum आप कह सकते हैं। मैक्सिमम इतनी ब्रेक ले लें ताकि वो रिकवर हो जाए अच्छे तरीके से, फिर हीलिंग प्रॉपर्ली उसकी हो जाए, देन हीरो आप नहीं उसको बनना। रिस्टार्ट कर सकते हैं। हीरो हीरो नहीं नहीं बनना, बनना। एग्जैक्टली। अपने साथ हीरो नहीं बनना है, बाकियों के साथ हीरो बेशक बन ले। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए। और वर्कआउट फॉर मसल्स एंड बोन हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आप अपने मसल्स को किस तरह मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आपको बताएं कि लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में आइंदा 72 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी मुतवक्के है। दूसरा, कादराबाद पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी ख़तरा बरकरार है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के जो मुल्हिका नाले हैं उनमें भी तूग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 सितंबर तक वक्फे से मूसलाधार बारिशें बरसती रहेंगी। तो इस पर बात कर लेते हैं कि सैलाब की जो बेरहम लहरें हैं, पंजाब में 41 जानें निगल गई हैं, 3243 देहात पानी में डूब गए हैं, 24 लाख अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं, लाखों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। पानी में फंसे 10 लाख के करीब अफराद को बचाया गया है। और PDMA ने 26 अगस्त से 2 सितंबर तक एदाद-ओ-शुमार भी जारी किए हैं। मुल्क भर में 16 जून से 2 सितंबर तक 182 अमवात हुई है, 640 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 233 घरों को नुकसान पहुंचा है। और जो DG है इरफान अली काठिया, उनका ये कहना है कि पंजाब के दरियाओं में अभी भी सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, ख़तरा अभी भी मौजूद है, टला नहीं है। और मुख्तलिफ मकामात पर जारी जो बारिशें उनकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर, चीफ रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, बताइएगा ये एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं 26 से 2 सितंबर तक के सैलाब की वजह से किस तरह जो नुकसान हुआ है, हमारा माली नुकसान, जानी नुकसान, इसके हवाले से। देखिए, बहुत शुक्रिया मनीबा से। ये मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि ये 9 सितंबर तक
मामला बताए जा रहे हैं कि 9 सितंबर तक जो है ये तमाम बारिशी जो है अर्बन फ्लडिंग होगी और इसके साथ साथ अब जो देखा जा रहा है पूरे पंजाब में, तो लाहौर शहर में जो है वो दरिया रावी भी है, तो कल जो है वो काफी ज्यादा पानी नीचे कर चुका है, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि 55,000 क्यूसेक पानी जो है उससे कम होकर अब 50,000 से भी कम हो गया है। और जिन इलाकों में पानी आया था जिसमें जो है अफगानपुर की बरसाबाद था, सिकाबाद था, तीन पार्क था, वहाँ से भी जो है 80% तक पानी जो है वो नीचे कर चुका है लाहौर शहर में। और जिन लोगों को रिलीफ कैंप्स में ठहराया गया था उनको अब आज या कल तक जो है अपने घरों की तरफ रवाना करना शुरू कर दिया जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जबकि आपकी तरफ से पूछा अभी कहा गया कि 41 जिंदगियाँ सैलाबी जो रहे हैं वो निकल चुकी हैं और 3,243 देहात पानी में डूब चुके हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग जो है वो सैलाबी जिलों से मुतासर हुए हैं, जिसमें पानी में फंसे 10 लाख के करीब अफराद को बचाया गया है। अब इस वाले से अलार्म बजाए गए, इस वाले से रेस्क्यू किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनके लिए 2 माह पहले इनको पता था कि कितना ज्यादा सैलाब आना है या इनको नहीं पता था, तो ये तो कम नहीं है आजकल के डिजिटल दौर में कि इनको पूरी तौर पर इन्होंने सलाहें देनी शुरू की। तो इतना तो कोई भी पूरी तौर पर हर कोई बंदा तैयार नहीं होता, मगर मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त घरों को नुकसान पहुंचा है, शहरियों को नुकसान पहुंचा है, पंजाब के मकीनों को नुकसान पहुंचा है, उसके अभी अदाद-ओ-शुमार तैयार होने हैं, क्योंकि पानी अभी भी जो जितने भी मेन रोड्स हैं, जितने भी बंद रोड्स हैं उन पर खड़ा है। और इस वजह से जसर का मुकाम अगर देखा जाए तो जसर में भी पानी अभी तक मौजूद है। और इसके साथ साथ अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 41 जिंदगियाँ जो 41 अमवात हुई हैं उनका जो है खमियाजा जो है नहीं भुगता जा सकता किसी सूरत में भी। और जो इस पर घर तबाह हुए हैं उनके लिए हुकूमत कोशिश करेगी कि घर दोबारा बना कर दे। और जिन लोग जो लोग बेघर हुए हैं उनको अभी तक रिलीफ कैंप्स में रखा गया है, मगर मौजूदा सूरत हाल में लाहौर शहर में एक बार जो है रावी ने अपनी जगह बनाई। बिल्कुल ऐसे ही है, उसने अपनी जगह जो बनाई है। दूसरा इमरान साहब हमें ये भी बताइएगा, जिस आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि जिन जिन का नुकसान हुआ है इस सैलाब की वजह से उनकी भरपाई की जाएगी, उनको इमदादी रकम या इमदाद उनको की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो रावी के बेड के ऊपर सोसाइटीज़ थी या जो घर बने हुए थे उनके लिए ये सुनने को आया है ख़बर कि उनके लिए कोई भी मदद नहीं है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन जो बाकी मुतासरीन है ना उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा किसी ना किसी हद तक। इस हवाले से भी बताइएगा हमें। बहुत ही तफसीलें हैं, जिसमें 9 रिलीफ कैंप लगाए गए, 3,898 अफराद इस 4 तहसीलों से इकट्ठी हैं। और दरिया रावी के करीब रावी टाउन तहसील में 3 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं और सैलाब से लाहौर के 31 मौजादात मुतासर हुए हैं और 43,000 अफराद को महफूज मकाम व रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। इस वजह से लाहौर में 13,621 मवेशियों को महफूज जगहों पर भी मुंतकिल किया गया है और 17 मेडिकल कैंप से पानी से पैदा बीमारियां निगहदाश्त के लिए काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लाहौर में मवेशियों के लिए 9 वेटनरी रिलीफ कैंप्स और 17 मोबाइल डिस्पेंसरीज भी बनाई गई हैं। अब मौजूदा सूरत में जो सवाल आपने किया है कि जो रावी बेड के अंदर थे वो भी पाकिस्तान में रहने वाले मकीन है, वो भी जो है इंसान है, उनका भी नुकसान हुआ है। मगर कुछ सोसाइटीज हैं जिसके मालकान कह रहे हैं कि हम 1-1 रुपये का नुकसान पूरा करेंगे, इसको म्यादा पूरा करेंगे। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नुकसान भी पूरे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर जो तकलीफ पहुंची है, जो जमा पूंजी होती है, इसके लिए इंसान 50 से 60 साल तक मेहनत करता है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर आजकल मिलता है। अगर उसकी जमा पूंजी जो है एकदम से गायब हो जाए तो इंसान जो है वो एक दफा जीरो पे आ जाता है। तो इसके लिए जो है काफी जो जिन लोग जो जिनके कच्चे घर भी जो है नहीं थे उनको भी जो है वो
ठीक है जी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। मज़ीद लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में आइंदा 72 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं, सैलाब का ख़तरा अभी टला नहीं है और दूसरा अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह ये वक्फे से मानसून की जो मूसलाधार बारिशें बरस रही हैं, ये मज़ीद ख़तरा जो है ना वो लेकर आ रही है। तो इस पर बात कर लेते हैं। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। सुहेल साहब, बताइएगा, अभी तो हम सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उससे जूझ रहे हैं, उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मुतासरा जो लोग हैं उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अर्बन फ्लडिंग का खर्चा भी जाहिर कर दिया गया है। देखिए, ये 3 रोज पहले एक अलर्ट जारी किया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि 3 शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। उसकी एक वजह ये सामने आई कि जो मौजूदा स्पेल चल रहा है उसके बारे में बताया गया था कि ये 2 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद मतलब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी जो शिद्दत है अब वैसे की वैसे ही बरकरार है। आपने देखा होगा कि 2-3 रोज से लाहौर में भी मुसलसल जो बारिश का सिलसिला है वो चल रहा है। गुज़श्ता रोज भी यही सूरत हाल रही और आज भी सुबह के औकात में बारिश होती रही। अब थोड़ा सा वक्फा आया है, लेकिन आसमान पर जिस तरह बादल छाए हुए हैं और बादलों का जो मूड और मिजाज लग रहा है उससे बखूबी वाज़ेह हो रहा है कि अभी ये मजीद बरसने के मूड में है। इस सिलसिले के आगे चलने की मतलब 3-1 रोज तक इसके मजीद चलने की पेशगोई की गई है। मतलब जिस सिलसिले को 2 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाना था, उसने अपने क़याम की मुद्दत खुद से ही बढ़ा ली है। उसने खुद से ही मतलब एक अज्यूम कर लिया कि जनाब अभी मैं मजीद क़याम करूँगा। अब ये भी थोड़ा सा बताइएगा, जैसे अर्बन फ्लडिंग का खर्चा जैसे जाहिर किया जा रहा है, पिछले 3 दिन से ये मूसलाधार बारिश हो रही है और गालिबन बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स में कि 9 मिलीमीटर जो है ना वो ये पूरा दिन बारिश हुई है 3 दिन में, और कल की अगर बारिश का अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 मिलीमीटर हुई है। तो 5 मिलीमीटर में कैसे अर्बन फ्लडिंग का खर्चा जाहिर किया जा सकता है, ये अर्बन फ्लडिंग हो सकती है? तो हुई है ना, मतलब ये तो 5 या 9 या 10 या 20 मिलीमीटर हुई है, तो जो आगे होगी उसके बारे में हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज्यादा हो, जो महकमा मौसमियात। लेकिन डेटा या रिपोर्ट्स तो हमें सुहेल साहब ये बताती है कि 400 या इससे ऊपर जाए तो तब अर्बन फ्लडिंग का खर्चा हो जाता है या अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। देखिए, एक बात ये होती है कि हम खुद से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हतमी जो प्रेडिक्शन होती है वो वही होती है जो मुतल्लका महकमे की तरफ से जारी की जाती है। हो सकता है कि वो देख रहे हों कि जनाब जो बादल अभी बरसने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद है, तो इस तनाजुर में उनकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। और ये आज नहीं, 2-3 रोज पहले ही ये बता दिया गया था कि कुछ रोज तक 3 शहरों में, 3 डिवीजन्स में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लेकिन आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि पहले भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया था, लेकिन 2-1 मौके के अलावा अल्लाह का शुक्र ही रहा है लाहौर में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो अब भी यही दुआ है कि अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन अब उनकी तरफ से महकमा मौसमियात की तरफ जो प्रेडिक्शन की गई है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि मतलब उस पर नजर तो रखनी पड़ेगी या उसको अपने जहन में तो रखना पड़ेगा ना। तो ये तो अब देखते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन सही हो पाती या नहीं हो पाती, लेकिन उसको नजरअंदाज हम हरगिज नहीं कर सकते हैं। और अभी आप देखिए कि जिस तरह ये भी बताया गया था कि एक मरतबा फिर दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है, तो वह सूरत हाल पैदा हो रही है। दरिया चिनाब तो खुसूसन एक मरतबा फिर बहुत बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि आज सुबह जो रीडिंग ली गई हेडबराला के मुकाम पर वो तकरीबन 4,70,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। मतलब ये बहुत बड़ी मिकदार है पानी की। और अभी तो इतना बड़ा रेला गुजरा है, कुछ 8-1 लाख के करीब रेला पहले गुजर चुका, तबाही मचाता हुआ। तो अभी उसकी इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लोग उसके जो इफेक्ट हुए हैं, जो मुतासरीन है अभी तो वो बहुत मुश्किल में और बहुत मुसीबत में है। और ये तकरीबन 4,70,000 क्यूसिक वहाँ तक पानी का बहाव जा पहुंचा। और जो ट्रेंड है मतलब वहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा देखने में आ रहा है और यही पानी आगे जा रहा है। ठीक है जी। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब जो है ना बड़ा मज़े का टॉपिक होने वाला है। मेरे लिए तो बड़ा एक्साइटिंग था, लेकिन खैर अभी मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं। अब उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, या फिर उनके घर वाले जो है ना उनका प्रपोज़ल देख रहे हैं, घर में रिश्तों की बात चल रही है, रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, आप लोग रिश्ता देखने जा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में मैंने जो नोट किया है वो ये नोट किया है कि जी ड्रेसिंग आपकी किस तरह की होनी चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कि कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी ड्रेसिंग से आपका इंप्रेशन आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, वो किसी और चीज़ से नहीं होता है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो आपके घर पे अगर कोई प्रपोज़ल आपका देखने आ रहा है, रिश्ता देखने आ रहा है, तो आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए। लड़की तो चले अच्छे से तैयार हो जाती है, लड़का भी अच्छे से तैयार हो जाता है, जो घर वाले हैं बाकी उनको भी अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। उन्होंने वो जो अच्छे कपड़े अलमारी में लटकाए होते हैं ना, कि कोई अच्छा मौका आएगा तब पहनेंगे, वो निकाल के पहन लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, इमेज कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज देखें हमारी मैचिंग होगी, हमेशा ऑलमोस्ट हो जाती है, कोइंसिडेंस। देखिए, लेकिन ब्लैक एक ऐसा कलर है कि वो किसी भी टाइम पहना जा सकता है और कभी भी पहना जा सकता है। रीगल कलर है और दूसरी बात है पावर कलर है। आप तो बड़ा पावर डिस्प्ले कर रही हैं सो माशाल्लाह। थैंक यू सब। आज बड़ा मजे का टॉपिक लेकर आए हैं हम, कि अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं या फिर रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, तो उस वक्त आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं, हाँ, या ख़ासतौर पे मर्दों की बात कर लेते हैं पहले, तो रिस्पेक्ट शो करें। ठीक है। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक साहब आए मेरे पास, तो मैंने पूछा आजकल क्या हो रहा है, तो कहने लगे यार अम्मी अबू कह रहे हैं कि शादी करो, ये करो। अच्छा, ये बंदा ना बड़ी अच्छी पोजीशन पे एम्प्लॉयड था। ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्या पहनेंगे आप? तो कहने लगा यार मैं तो टी शर्ट और जीन में जाऊँ। अच्छा। तो मैंने कहा वो क्यों? तो कहने लगे कि एक्चुअली मैं ड्राइविंग सीट में हूँ, मतलब है कि मैंने ही हाँ या ना करनी है। मुझे इतना बुरा लगा ना कि यार इसका मतलब आप कुछ भी पहन के चले हाँ कुछ पहन। तो मैंने कहा देखिए करें, आप रिस्पेक्ट तो शो करें। चले आपने इनकार भी करना है या आपके हाँ, आप समझते हैं कि आपके हाथ में सारी गेम है, तो मैं ये कहता हूँ रिस्पेक्ट शो करें। अच्छा, रिस्पेक्ट शो करने का तरीका क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अब लेट्स से मैन की बात कर रहे हैं जो रिश्ते के लिए जा रहा है, उनको मिलने के लिए जा रहा है, तो अगर वो 3 पीस सूट पहन के दूल्हा बन के जाता है तो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट। या फिर जैसे मैंने कहा कि टी शर्ट जीन के बड़ा ऐसे पार्क में लहकता आ रहा है और लहकता सैंडल पहन के चले जाएं, तो कह रहा है यार कि ठीक है मैं तो एक जो है ना बड़ा इजी गोइंग सा बंदा हूँ, ठीक है, तो इस तरह मैं जाऊँगा, तो आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आप रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे। देखिए, आपने जो बात की फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन आपने क्या देना है। देखिए, वो आप में क्या देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं क्या आप कामयाब बंदे कम से कम लगते हैं। चले अभी आप बने नहीं हैं जी, लगते हैं कि नहीं लगते हैं, तो एक तो आपने वो शो करना है। दूसरा आपने शो करना है कि आप कॉन्फिडेंट है ना। ये वो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं आपके साथ, तो वो किसी कॉन्फिडेंट बंदे से शादी करेंगे ना, कि ताकि कल को उसकी टेक केयर कर सके। और तीसरी है कि आप अहम और इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं कि वो कहें कि हाँ जी आप हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर वो इस बंदे पे या इस मर्द पे या इस लड़के के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे शादी। तो ये 4-5 चीज़ें जो आपने अपने लिबास से, अपने अटायर से, अपनी पर्सनैलिटी से शो करनी है। अच्छा, अब पहनना क्या है, वही मैं पूछने लगी थी कि फिर कैसा लिबास होना चाहिए, किस तरह के कपड़े होने चाहिए। मर्द की बात कर लेते हैं, क्या बहुत ज़्यादा सादा लिबास होना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप होके जाना चाहिए? देखिए, मुख्तलिफ आइटम हैं, उसकी बात कर लेते हैं। गारमेंट्स की लेते शलवार कमीज की बात करते हैं। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो मैं कहूँगा पहन के जाएं शलवार कमीज, लेकिन आप ढंग से पहन के जाएं ना। शलवार कमीज का कलर राइट होना, ये नहीं कि आप ऑरेंज कलर पहन के जा रहे हैं, कोई मेहंदी का दिन तो नहीं है ना। तो आप ऐसे करें कि उसमें से सोफिस्टिकेटेड कलर्स जो हैं, जैसे मैंने अक्सर बताए हैं कि उसमें आप ब्लैक पहन सकते हैं, जैसे ये है पावर कलर है, वो सब जानना चाहते हैं कि यार आपके अंदर कोई पावर है, आपके अंदर कोई बैकबोन है, आप मेरी बेटी का टेक केयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप नेवी पहन सकते हैं। नेवी का मतलब है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं पावरफुल भी हूँ और मैं अप्रोचेबल भी हूँ, ठीक है।
तीसरा ये है कि आप वाइट पहन लें, वाइट तो हमेशा ही बड़ा अच्छा है, वाइट मीन्स ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल, वाइट मीन्स रिफाइंड, पॉलिश, वाइट मीन्स सोफिस्टिकेटेड, सारे अल्फाज में शामिल है। और या फिर आप ग्रे का कोई शेड पहन लें, डार्क ग्रे पहन लें, मीडियम ग्रे पहन लें, लाइट ग्रे से आई थिंक चारकोल ग्रे जो है बेहतर है। अच्छा, तो उसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने या उसके साथ वेस्ट कोट पहने या उसके साथ कोट पहने। अच्छा, वेस्ट कोट या कोट दोनों में से कोई एक चीज पहननी है। नहीं तो अदरवाइज देखें ना, आप शलवार कमीज वाले बंदे कितने आप बाहर देखती हैं, ठीक है, कभी आपने मुड़ के देखा किसी शलवार कमीज वाले बंदे को? और देखेंगे भी नहीं। तो लेकिन अगर वही बंदा जो है उसने डिसेंट किस्म की, अगर उसने वेस्ट कोट पहनी है, कोट पहना हुआ है या उसने पॉकेट्स के लगाया, तो बंदा कहता है कि अच्छा यार, अच्छा लग रहा है। एक डिसेंट बंदा है जो गुजर रहा है, बंदा उसको देख लेता है। अच्छा, एक कॉलर है हामिद साहब हमारे साथ, उन्होंने हमें लाहौर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल तो मैं डॉक्टर करना था, लेकिन सर ने तो माशाल्लाह जी उन्होंने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं सिर्फ उनसे एक पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी जगह काला बंदा किस तरह की ड्रेसिंग पहने, जैसे कि अगर पार्टी पे जाना चाह रहा है तो मुझे, अगर माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो सर है बहुत खूबसूरत है, मतलब मैं इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे बताएं मुझे किस तरह की ड्रेसिंग पहननी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आपका डार्क कलर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके लिए आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए और मतलब कलर्स पे किस तरह के पहनने चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत अपने लोग अपने आप को तसब की निगाह से बहुत देखते हैं। पहले तो ये नहीं करना आपने कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा मेरा रंग सांवला है या मेरा रंग काला है। देखिए, अब सबसे काले लोग कौन से हैं? वो तो हबशी हैं ना, उसके अफ्रीका के। कभी उसको देखें आप ब्लैक सूट में देखें, उनकी एक अलग ही उनके अंदर एक ग्लो होता है, उनकी पर्सनालिटी होती है। और वो देखें कभी दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो मैं इन साहब को ये कहूँगा कि देखें आप इस तासब से निकलें, अपने ऊपर कोई रहम करें और आप जो है वो अपनी जितनी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको देखें। मे बी हैव अ ग्रेट स्माइल, मे बी हैव ग्रेट हेयर, मे बी हैव अ ग्रेट बॉडी, ऑल दैट। तो आप इसमें जो कलर्स मैंने बताए हैं, इसमें ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, तो ब्लैक ये जो उसके ऊपर डेफिनेटली 100% अच्छा लगेगा, वाइट भी अच्छा लगेगा, नेवी जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, नेवी और डार्क शेड जो हैं जितने भी हैं, या इसमें आप अगर लाइट पहनना चाहते हैं तो फिर लाइट ग्रे में आ जाएं, लाइट ब्राइट नेवी में आ जाएं, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। तो बात हो रही थी कि हमने शलवार कमीज ऐसे पहनना। अच्छा, अब उसके अलावा अगर पैंट शर्ट पहननी है तो पैंट शर्ट देखिए, अगेन यही बात है, बाहर हज़ारों लाखों लोग घूम रहे हैं, पैंट शर्ट पे कोई तवज्जो नहीं देता। चाहे उसने पैंट जो है ब्रियोनी की पहनी हुई है, शर्ट उसने जो है वो योगो बॉस की पहनी है, और उसने बॉलीज के शूज़ पहने हुए हैं, उसने लुई वुइटन जाली किस्म की उसने बेल्ट लगाई हुई है, लेकिन लोग उस पर भी अटेंशन नहीं पे करते। तो अगर आपने शलवार पैंट शर्ट पहन के जानी है तो फिर उससे आप ब्लेज़र पहन लें, साथ में कोट पहन लें। बात हो रही है कि आप रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो आप रिस्पेक्ट शो करें। अच्छा, कोट में ये होगा कि जो ही आप कोट पहनते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गारमेंट जो आपको पावर देता है। ओके, जब आप पैंट शर्ट में होते हैं, आप एक कॉमन मैन समझें कि आप अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं रहती, लेकिन वही उसी पैंट शर्ट के साथ एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ब्लेज़र पहन लेते हो तो यू लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। तो उसके साथ आपकी वो इंपॉर्टेंस आ जाती है, आप में पावर आ जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने लाजमी बात शॉर्ट्स पहन के नहीं जाने, आपने कैजुअल तो पहन के नहीं जाना। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसे मैं कहता हूँ कि आप अगर इनमें से कोई भी है, शलवार कमीज अच्छी तरीके से पहन ले, वेस्ट कोट के साथ, कोट के साथ, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर आप ब्लेजर पहन के चले जाएं, कोट पहन के चले जाएं, आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मर्दों के लिए वैसे अच्छे शूज़ भी तो होने चाहिए ना आपके। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो लड़कियां जो है, अगर हम लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताएं तो हम सबसे पहले लड़कों के शूज देखते हैं कि लड़कों ने शूज किस तरह के पहने हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, शूज के ऊपर सारा फोकस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोकस तो सारा आउटफिट पे होना चाहिए। आप ऊपर से तो आप सारी अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नीचे शूज आपने अलग ही पहने हुए होते हैं, तो वो पर्सनालिटी सारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट वे टू रूइन योर आउटफिट इज कि आप रॉन्ग शूज पहन लें। अच्छा, अब वो उसमें शूज़ कौन से हैं? शूज़ जो है ना, आप लोफर्स लें, ठीक है, आपने शलवार कमीज भी अच्छे लगते हैं, और आपके साथ पैंट शर्ट, अगर आपने कोट पहना है, टाई वाई नहीं लगानी, उससे आप ओपन कॉलर की शर्ट पहन सकते हैं, वाइट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन देखिए फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फिटिंग अच्छी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन आप ढीली ढीले कपड़े पहन के आ गए हैं तो वो जो फादर इन लॉ हैं फ्यूचर के, वो कहेंगे यार कितना ढीला ढाला सा बंदा है ये, मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा। तो आई वुड से कि आपकी फिटिंग जो है इमैकुलेट होनी चाहिए। थोड़े से अपने ऊपर पैसे खर्च कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेशुमार अब्दुल कादिर ने दोबारा से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल कादिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर, कल ना ये मेरी शादी की तैयारी है, 8 जने आए हैं हमारे पास, उन्होंने यही बात की है कि ये कैसा लिबास आपने पहना हुआ है। हम तो हैरान हो गए, कपड़े पहने हुए थे मैंने, तो बड़ा अजीब महसूस हुआ हमें। नहीं तो किस तरह के कपड़े पहने हुए थे आपने?
मैं बिल्कुल सादा कपड़े पहनता हूँ और पैंट शर्ट नहीं पहनता। उन्होंने कहा पैंट शर्ट आप पहने, तो वो मुझे पसंद नहीं है सर। शलवार कमीज कहते हैं मैं बिल्कुल सादा पहनता हूँ, तो उन्होंने कहा पैंट शर्ट पहने, मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता, तो इस वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। पहनने का भी तरीका है ना, एक शलवार कमीज सादा बंदे जो है ना कि सादगी पता है क्या है, रात को इसी कपड़ों में सोऊंगा, सुबह उठूंगा इसी में, 2 छठे मुँह पे मारूंगा, इधर लगा के मैं किसी महफिल में चले जाऊंगा या किसी ऐसी जगह पे। तो इन्होंने देखें शलवार कमीज पहनना, अगर आप शलवार कमीज बने हो तो मैं कहता हूँ पहननी शलवार कमीज चाहिए, लेकिन क्या प्रॉपर्ली फिटेड है, क्या प्रॉपर्ली उसकी कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है, उसके कलर कैसे हैं, उसके साथ शूज़, जैसे आपने बात की शूज़ राइट हैं कि नहीं है, आप उसके साथ जॉगर्स पहन के चले जाएं अभी और ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन हो गया आपने वही शलवार कमीज पहनी हुई है, सिलवटें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, दाग उसके ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे जैसे घड़े से निचोड़ के निकली हुई है, तो ऐसे तो ना करें ना, आप रिस्पेक्ट शो करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉलर हैं इनको कहें कि अगर जो है ये सुन रहे हैं तो भाई आप जो है ना अपना उस शलवार की को भी 2 पीस सूट की तरह पहनिए। लेकिन देखिए ना कि वो कह रहे हैं कि चल रही थी बात और रिश्ता हो रहा था, शादी हो रही थी और वो कल आए हैं और उन्होंने मना कर दिया सिर्फ इतनी बात से कि लड़का जो है वो सादा है, वो शलवार कमीज पहनता है और वो पैंट शर्ट नहीं पहनता है। देखिए पैंट शर्ट खैर चलें, ये तो एक और मसला है कि उन्होंने कहा कि भाई पैंट शर्ट पहननी चाहिए, तो अगर ये अभी ऑब्वियसली मे बी देन दैट्स नॉट द राइट प्लेस फॉर हिम। अगर वो ऐसी इतनी पिकी और फसी हैं तो लेट देम वॉक अवे, यू नो, अगर ऐसी बात है। लेकिन अगर इन्होंने शलवार कमीज प्रॉपर तरीके से पहना था, आई कैन गारंटी यू उन्होंने कभी नहीं कहना था कि ये बंदा पैंट शर्ट में क्यों। ठीक है, तो अब्दुल कादिर साहब आपके लिए सारी टिप्स जो हामिद साहब बता रहे हैं, एटलीस्ट आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें कि अगर आपने शलवार कमीज भी पहननी है तो आप अच्छे से पहने, तो इंशाल्लाह आपका अगला रिश्ता। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर लग सकते हैं शलवार कमीज पहन के, कितने प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि वो रिश्ता नहीं आपको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी हमारा ये नेशनल लिबास है ना शलवार कमीज, तो हम टिप्स आपको इसलिए देते हैं कि आप लोग अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाए। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा मुनीबा कि बंदे को ऑथेंटिक लगना चाहिए, ठीक है ना, जो आप अंदर से हैं ना वही लगने चाहिए। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो आप सूट पहन के क्यों जाएं, आप जो है वो पैंट शर्ट पहन के क्यों जाएं? आप उसकी आप इंशाल्लाह माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी उसी के अंदर शाइन कर सकती है। एंड अगेन द थिंग इज़ कि आप उसे प्रॉपर तरीके से पहने, आप जहाँ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, और बेहतरीन रिस्पेक्ट शो करने का तरीका आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। और ये जो लोग पहले मुलाकात पे ही या रिश्ता देखने जाते हैं, वो लोग 3 पीस पहन के चले जाते हैं, सूट बूट पहन के चले जाते हैं, बाबू बच्चा बन के चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं है, उनका क्या करें? बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि ये हम वलीमे पे आए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक इसका मतलब वही ना, वो बताना चाह रहे होते हैं कि जी हम कुछ हैं। लेकिन देखें और तरीके भी तो आने बताने के, देखें आप जो है अगर आपने सेमी फॉर्मल पहना हुआ है या आपने स्मार्ट कैजुअल पहना हुआ है, तो उससे भी क्या सारी दुनिया जो जितने ओल्ड मनी वाले हैं वो क्या कैजुअल नहीं पहनते, बहुत कैजुअल पहनते हैं, वही तो पहनते हैं कैजुअल, एग्जैक्टली वही तो पहनते हैं कैजुअल। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना वो बड़े चीख के कहें कि आपके पास पैसा है, ये वो है, तो आप ओल्ड मनी लुक जो है उसको देखें, वो बहुत अच्छी होती है। चलिए मर्दों के बारे में आपने बात कर ली, हम कुछ खवातीन के बारे में भी बता दें, उनके लिए क्या ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए कि अगर उनको देखने आ रहे हैं तो उन्होंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह का कलर्स होने चाहिए, क्या उसमें उनकी ड्रेसिंग होनी चाहिए? देखिए उसमें भी बात यही है कि देखें आपने दुल्हन नहीं बन जाना, अगर दुल्हन बन जाएंगी तो ऑब्वियसली यू नो ओवर ड्रेसिंग हो जाएगी। आप कहीं पार्लर वाले में से जाके मेकअप करवा के आई हैं, बिलीव इन आर्टिस्ट नॉट गोना वर्क। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी शादी ही बन के आ जाएं, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करें, ठीक है, आपको कुछ लोग देखने आ रहे हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट शो करें, और साथ साथ जो है ना आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज भी और आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं छुप के वहाँ कॉर्नर में खड़ी ना हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलर्स जो है ना वो आप सॉलिड कलर्स में आ जाएं, आप प्रिंटी विंटी ना बने, बहुत ज़्यादा प्रिंटी बनेंगी तो सारा फोकस प्रिंट पे चला जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन उसको फिर दोबारा कर लेते हैं। अगर आपने बहुत प्रिंट पहना हुआ तो सारा फोकस प्रिंट पे चला जाता है, तो आप आ जाए सॉलिड कलर में। सॉलिड कलर में क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शाइन करेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी लोग शादी में जो लड़की पसंद करके आ जाते हैं ना, अगर उनसे पूछें कि आपने ये लड़की क्यों पसंद की, तो कभी ये नहीं कहते कि बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो कहते हैं डिसेंट थी। हाँ। ऐसे है कि नहीं है? अब ये वर्ड कॉमन यूज किया जाता है। हमने जी वो लड़की को पसंद किया क्योंकि वो लड़की बड़ी डिसेंट थी। हाँ। अच्छा, अब डिसेंट का वर्ड जो है हमें सबको पता है कि डिसेंसी क्या होती है। तो आप डिसेंट लगें, आप डिसेंट लगें। आपका जो है ना जैसे आपके हेयर स्टाइल है, आपकी यू नो पूरी टॉप टू बॉटम जो है आपने जैसे पहना हुआ, तो एक होमोजीनियस एक लुक होनी चाहिए, आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि आप ना इखलाक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इखलाक आप में नहीं है, आपके साथ वो आप उन्हें
नहीं मिल रही, एनर्जी होनी चाहिए ना बंदे को मिले, तो ऐसे थोड़ी ना कि मरे मरे से मिल रहे हैं, मरी मरी से मिल रहे हैं, ऑरा होना चाहिए। तो देखें आजकल तो लड़कियों को दे आर वेरी असर्टिव, तो आप थोड़ा सा अपने आप को शो करें कि यू कैन रन ए फैमिली। अच्छा, लास्टली टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे बता दें कि घर वालों का ड्रेसिंग अप होना कितना जरूरी है? ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, आप भी रिस्पेक्ट शो करें ना जो मेहमान आ रहे हैं। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे अगर सपोज आप कहें जी मेरे घर में आए लंच, मुझे ऐसे उठ के तो नहीं आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। इवन के रिश्तेदारों में मैं कहता हूँ कि आप भाई ने बुलाया तो आप थोड़ा सा तैयार होकर तो जाएं ना, तो उनके लिए फैमिली के लिए ज़रूर है कि आप उनको रिस्पेक्ट शो करें, एज ए गेस्ट ट्रीट करें। एज ए गेस्ट भी आपने अच्छे से बन सवर कर जाना है ताकि अच्छा इंप्रेशन जा सके, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लग सके। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है कि रिश्ता देखने वक्त या आपके घर आ रही हैं, आप जा रहे हैं, लड़का लड़की को किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए। हामिद साहब थैंक यू सो मच, आप आए, बड़ी अच्छी बातें हुई हमारी। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।